अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 4 से 6 तक पढ़ेंगे। समरी ऑफ लेक्चर 4, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। अब सबसे पहले हम इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे फोर्सेस के, एंशियंट एंड मॉडर्न। फिर उसको आगे डिटेल में लेके जाएंगे। एंशियंट व्यू क्या है? ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टॉप इफ दे आर इन मोशन, यानी चीजें जो हैं वो मूव कर रही हैं तो वो रुकने को प्रेफर करती हैं, वो रुकने की कोशिश करती हैं। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। फोर्स की जरूरत होती है कि किसी चीज को हम मोशन में रखें, वो घूमती रहे, रुके नहीं। इस वाज अननेचुरल थिंग टू बिलीव इन। ये कुदरती तौर पे लोग इस पे यकीन करते थे, बिकॉज वी सी ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग आफ्टर सम टाइम। क्योंकि हम देखते थे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद जो चीजें मूव कर रही हैं वो रुक जाती हैं। फ्रिक्शनलेस मोशन इज पॉसिबल टू सी ओनली इन रेदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फ्रिक्शनलेस यानी कोई फ्रिक्शन क्या होती है? एक मोशन के अंदर रुकावट है, वो उसको रोकती है। तो वो पॉसिबल सिर्फ तभी होती थी कि कोई बहुत ही खास लम्हा है और उसके अंदर, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब ये तो था कदीम जमाने का ख्याल। अब मॉडर्न व्यू क्या है? ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मीन अगर मोशन की स्टेट है तो वो मोशन में रहने को प्रमोट करती है, और अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहने को प्रमोट करती है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन, यानी अगर वो मूव कर रही है तो उसको वो रोकेगी, और अगर रुकी हुई है तो उसको मोशन में लाएगी। फोर्स उसके लिए जरूरी है। रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब रेजिस्टेंस मीन, अब वो जो बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, आप उसको रोकोगे तो वो उसके अपोज करेगी, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। मोर इनर्शिया मीन इट इज हार्डर टू मेक अ बॉडी एक्सेलरेट और डिसेलरेट। जितना ज्यादा किसी बॉडी का इनर्शिया होगा, उतना ही उसकी मोशन को में लाना उस ऑब्जेक्ट को, या मोशन को रोकना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। An object will remain at rest or move with constant velocity unless acting upon by a net external force. इन एक्सटर्नल फोर्स इसीलिए कहा गया क्योंकि बाहर की फोर्स जो है वो उसके ऊपर अगर असरअंदाज होती है तभी वो अगर रुका हुआ है तो मोशन में जाएगा, और अगर मोशन में है तो रुका होगा, वरना वो अपनी जो जो भी पोजीशन है उसको मेंटेन करता है। अ नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो होता है, हम उसको इनर्शियल फ्रेम नहीं कहते। और न्यूटन के लॉज जितने भी हैं वो इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करते हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं होल्ड करते। मोर फोर्स लीड टू मोर एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The greater the mass of the body, the harder it is to change its state of motion. और जितना ज्यादा किसी बॉडी का मैस होता है उसको रोकना उतना ही मुश्किल होता है। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप कोई खिलौने की चीजें हैं या कोई दूसरी चीजें हैं, अगर जब छोटी चीज होगी उसको आपका रोकना आसान होगा, बड़ी चीज को लेंगे तो आपका उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। मोर मैस मीन मोर इनर्शिया। इन अदर वर्ड्स, मोर मैस लीड टू लेस एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन है वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है F/m के। ये हमारा पहला लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, इसी को बेसिकली इन्होंने फर्स्ट लॉ लीडिंग टू सेकंड लॉ लिखे गए हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स इसके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, न्यूटन ने ये कहा था कि कांस्टेंट जो है वो 1 के इक्वल है, ए इज इक्वल टू F/m आएगा। और यहाँ से ही हम F इज इक्वल टू m में, जो न्यूटन की मोस्ट फेमस इक्वेशन है,
फोर्स की वो निकालते हैं। F इज इक्वल टू एम इज वन रिलेशन बिटवीन थ्री इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, mass, acceleration, and force. For it to be useful, we must have separate ways of measuring mass, acceleration, and force. यानी हम उनको अलग अलग जो है वो मेजर कर लें। Acceleration is measured from observing the rate of change of velocity. हम जो velocity में change आ रहा है वहां से acceleration निकालें। Mass is measure of amount of matter in the body. For example, two identical car have twice the mass of single one. ये एग्जांपल दी हुई है, यानी हम उसका मैथ जो है वो किसी और तरीके से मेजर करें। फोर्स फोर्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, ड्यू टू ग्रेविटी, स्ट्रेस, स्प्रिंग, रिपल्शन ऑफ टू लाइक चार्जेस एक्सेट्रा, जो कि किसी और चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है। फोर्स क्योंकि हमने पढ़ा फिजिकल टू एम में मैस और एक्सेलरेशन। मैस का है एम, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड स्केल। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो डायमेंशंस होती हैं उनको स्केयर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप MLT-2 जो है उसको स्केयर ब्रैकेट में लिखेंगे। In MKS system, the unit of force is Newton. It has symbol Newton and named after the scientist Newton, where 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second scale. Force क्या होती है? Force can be internal or external. For example, the mutual attraction of atoms within a block of wood are called internal forces. यानी क्योंकि atoms आपस में interact कर रहे होते हैं वो internal forces होती है। Something pushing the wood is an external force. In this application, F is equal to M. Remember that F stands for the total external force upon the body. एफ यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स के लिए नहीं। और एफ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी हम फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हम वेक्टर एडिशन से यानी हेड टू टेल रूल से ही इसको ऐड करेंगे। ग्रेविटी एक्ट्स डायरेक्टली ऑफ द mass of the body. This is very important experimental observation due to Newton and does not follow from F is equal to m. आपने वो सुना ही होगा ना कि उसके ऊपर सेब गिरा था, उस ऊपर से नीचे गिरा, उसने कहा कि ये कैसे गिरा, तो फिर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को बताया था। तो ग्रेविटी जो है ना वो मैस को डायरेक्टली अमल कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो वो फौरी तौर पर नीचे आ जाएगी। नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, ऊपर से नीचे वो ग्रेविटी की वजह से खुद ब खुद आ जाती है। सो अ बॉडी ऑफ mass m1 experience a force of F1 is equal to m1g, while a body of mass m2 experience a force F2 is equal to m2g, where g is the acceleration with which any body, big or small, falls under the influence of gravity. Galileo had established this important fact when he dropped different masses from famous Leaning Tower of Pisa. पीसा के झुके हुए मीनार से उसने डिफरेंट मैसेज को गिरा के ये चीज मैयर की थी। The weight of body W is a force with which gravity exerts upon it. W is equal to mg. Mass and weight are two completely different quantities. और मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता। वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है क्योंकि ये डिपेंड करती है जी पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हम वैल्यू पढ़ते हैं 9.8 वो एक स्पेसिफिक प्लेस के लिहाज से है, लेकिन अगर आप पहाड़ों के ऊपर तो जाएं या हम गहराइयों में जाना शुरू कर दें तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। So, for example, if you use a spring balance to weigh a kilo of grapes on Earth, the same grapes would weigh only 1/7 kilo on the moon because moon की जो ग्रेविटी है वो कम होती है, वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम लेस है अर्थ से। तो जो यहाँ पे की 1 kg है वो वहां पे 1/7 kg होगा। लेकिन ग्रेप्स का अगर आप मैस मेजर कर रहे हैं तो
वो डिफरेंट नहीं आएगा, वो ग्रेव्स का मैथ्स वहां पे भी उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ। For every action, there is an equal and opposite reaction. More precisely, FAB is equal to minus FBA. FAB क्या है? Where FAB is the force exerted by a body B upon A, whereas FBA is the force exerted by a body A upon B. Ask yourself, what would happen if this was not true? अगर ये ऐसा ना सही ना होता तो क्या होता? In this case, a system body is, even it is completely isolated from surrounding, we would have a net force upon, यानी कोई ना कोई फिर भी इन दोनों का मतलब ऐड करें तो जीरो आता है ना इससे, क्योंकि यहाँ ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस, तो इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम क्या कहेंगे इस केस कि इसका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो वो फोर्स कहाँ से आ रही है? एक्स्ट्रा फोर्स है, वो किधर से आ रही है? तो हम यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स है जो आपने एक्शन लगाया उसी का ऑपोजिट में रिएक्शन आता है। If action and reaction are always equal, then why does a body accelerate at all? Body में acceleration क्यों होता है? Students are often confused by this. The answer, in considering the acceleration of a body, you must consider only the net force acting upon that body. हम इसमें net force लिखते हैं. So the force that pulls a stone toward it, causing it to accelerate because there is a net force acting upon the stone. इसके ऊपर extra force लगेगी. On the other hand, my third law, the stone also pulls the earth towards it. वो उसको भी उसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मैस और उस पत्थर के मैस में बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो इतना माइनर होगा या इतना माइनर होगा कि वो फील नहीं हो सकता। This causes us to accelerate towards the stone. However, because the mass part is so large, we are only able to see acceleration of the stone, not that of earth. Now, summary of lecture 5, application of Newton laws 1. From Newton law, an obvious conclusion F is equal to m is that if F is equal to 0, then acceleration A is equal to, how simple, कितना हम आसानी से ये कह सकते हैं, क्योंकि मैथ तो जीरो नहीं हो सकता। अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। हाउ लेकिन कितना पावरफुल ये है कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं? For any body that is not accelerating, sum of all forces acting upon it must vanish. यानी उसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अ स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, a pencil balanced on your finger, a ladder placed against the wall, an aircraft flying at a constant speed and constant height. ये different इसमें example में। अब example of system out of equilibrium, a stone throws upward, that is its highest point, a plane driving downwards, a car at rest whose driver has just stepped on the car accelerator. ये different example है इसकी। If you know the acceleration of the body, it is easy to find the force that causes it to accelerate. यानी अगर हमें वो पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है तो हम उसकी फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? F is equal to m. Example, an aircraft of the mass m has position vector, ये उसने खुद से कलेक्ट किया है, तो आपने ये कह लो, एक न्यूमेरिकल या कह लो दिया है, इसकी आपने फोर्स निकालनी है, पोजीशन वेक्टर याद दिया हुआ है, तो हमने क्या लेना है? इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। एक दफा डेरिवेटिव लेंगे इसी के अकॉर्डिंग, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जैसे एक दफा डेरिवेटिव अगर हम इसका लें ए थ्री, वो ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3bt² हो जाएगा। अब इतने ही हिस्से का अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लें, क्योंकि ए है कांस्टेंट, वो खत्म हो जाएगा, और ये 3bt² था, इसका डेरिवेटिव तो दोबारा लेंगे, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। और क्योंकि ये m था तो ये इसके साथ m आ जाएगा। अब इतने वाले हिस्से का अगर हम लें तो यहाँ आ जाएगा 2ct और यहाँ 4dt क्यूब आ जाएगा।
अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ टी है, टी का डेरिवेटिव होगा 1, तो 2c आ जाएगा इधर से। और यहाँ पे 4 पहले था, 3 यहाँ पे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा 12 dt, और ये क्यूब बन गया था ना, तो 4 2 आ जाएगा 12 dt स्क्वायर, और ये हम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास फोर्स आ। यहाँ पावर रूल हमने यूज किया। The other way around is not possible, so simple. Suppose that you find, f and you want to find x. For this, you must solve the equation d square x over dt square is equal to f over m. हमें इसका वो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल। और दूसरी बात कि जब इंटीग्रल लेते हैं उसमें कांस्टेंट आता है, तो वो हमें कांस्टेंट भी फाइंड करना होगा। Ropes are useful because you can pull from a distance to change the direction of force. So, the tension, often denoted by T, is the force you would feel if you cut the rope and grab the end. यानी आप अगर किसी वो डोरी है उसको आप उसमें टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अब मैसलेस रोप, यानी मैसलेस तो नहीं होती, नियरली उसका मैस बहुत कम है। This may be a very good approximation in many situations. The tension is the same at every point along the road. इसके तमाम पॉइंट्स पे इसकी टेंशन सेम होती है। Why? क्यों? Because if you are take any small slice of the road, it weighs nothing or very little. So if the force on one side of the slice was any different from force on the other side, it would be accelerating hugely. All this was for ideal rope, which has no mass and never breaks. But this idealization is often good enough. We are familiar with friction force. फ्रिक्शन क्या होती है? बॉडीज जो भी मोशन में होती है उनको अपोज करती है, और आपको जो चीज सरफेस स्मूथ भी लग रही होती है ना, अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस करें तो उसमें कुछ बम्प्स होते हैं, कुछ रफनेस होती है, तभी तो कोई चीज उठती है। जैसे अगर आप अ, हम बात करें किसी टॉय कार की, अगर आप उसको चलाएं तो उसको आपने फोर्स प्रोवाइड कर दिया, अगर हम बात करें कि वहां फ्रिक्शन ना हो तो वो गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी। वो थोड़ी डिस्टेंस पे जाके क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती कम होती कम होती रुक जाती है। तो वो इसीलिए होती है कि उसके टायर्स और फर्श के दरमियान में एक फ्रिक्शन फोर्स होती है। When two bodies rub against each other, the friction force acts upon bodies separately opposite to its direction of motion. For example, it acts to slow down the motion. और फ्रिक्शन के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि हम चलते भी इसी वजह से हैं कि हमारे पाँव और जमीन के दरमियान में फ्रिक्शन होती है। द हार्डर यू प्रेस टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, द ग्रेटर द फ्रिक्शन। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू म्यू एन। जो n है ये नॉर्मल फोर्स है, where n is the force with which you press two bodies against each other, normal force. The quantity mu is called the coefficient of friction, obviously. It is large for rough surface and small for smooth ones. लेकिन 100% स्मूथ सरफेस कोई भी नहीं। Remember that F is equal to mu n is an empirical relation and holds only approximation. This is obviously true. If you put a large enough mass on a table, the table will start to bend and will eventually break. यानी आप फिर ज्यादा ही mass वाली चीज रख देंगे तो वो टेबल टूट जाएगी। Friction is caused by roughness at macroscopic level. ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपने इधर ही ये जो आपको पता है समूह नजर आ रही है उस सरफेस का दिखा रहे हैं कि इसमें भी बिट्स एंड बम्प्स हैं। If you look at any surface with powerful microscope, you will see unevenness and jaggedness. If these bumps are leveled somehow, friction will not disappear because there will still be little bumps due to atom. More precisely, atom from two bodies will interact each other because of electrostatic interaction between their charges. Even if an atom is neutral, it can still exchange electron and there will be force because of its surrounding atom. क्योंकि दोनों atoms चाहे दोनों ही मटेरियल के न्यूट्रल हैं आपस में इंटरैक्ट लाजमी करते हैं। Consider two blocks below on a frictionless surface.
फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हमने आइडियली कह दिया, वैसे कोई भी सरफेस कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब उसने कहा है कि ये जो है इसके ऊपर तो ये टेंशन फोर्स है और इसके ऊपर क्या है, फोर्स ये भी यूज हो रही है, टेंशन फोर्स की लग रही है। वी वांट टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। द टोटल फोर्स ऑन द फर्स्ट मास इज F माइनस टी। ठीक है, F की फोर्स आपको ग्रेटर नजर आ रही है टेंशन की फोर्स थोड़ी, सो F माइनस टी इज इक्वल टू M1A। The force on the second mass is simply T. So T is equal to M2A. Solving this above, we get T is equal to M2F over M1 plus M2 and A is equal to F over M1 plus M। और सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इधर से भी टी की वैल्यू निकाल लें और ये तो निकली हुई है, यानी टी इज इक्वल टू एफ माइनस M1A, और उन दोनों का हम कंपेयर करें तो फिर आपके पास ए की वैल्यू एफ की वहां से आ जाएगी, और आप उससे ए के वैल्यू निकाल के भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देर इज जनरल प्रिंसिपल बाय विच यू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। For equilibrium, the sum of forces in every direction must vanish. So f of x is equal to f of y is equal to f of z is equal to 0. You may always choose x, y, z direction according to your convenience. For example, as in the lecture problem dealing with the body sliding down in inclined, you can choose direction to be along and to be perpendicular to the surface of the plane. Now, summary of lecture 6. Application of Newton laws to. As a body moves through our body, it displaces the fluid. It exerts a force on the fluid to push it out of the way. यानी अब इस बॉडी, कोई बॉडी अब फ्लूइड में डाल दे, फ्लूइड में दो चीजें आ जाती हैं, लिक्विड भी आ जाती है, गैसेस भी, तो वो उसको उसकी जगह से हटा देगा। By Newton's third law, the fluid pushes back on the body with an equal and opposite force. यानी जो आप बॉडी ने फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाई है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन उस पर। द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज वेलोसिटी रिलेटिव टू द। The magnitude of the fluid resistance force usually increases with the speed of body through the fluid. Typically, F is equal to kV, the empirical law. Imagine you drop a ball bearing into a deep container filled with oil. अपने एक बाल बेरिंग जो है वो उसके अंदर ऑयल से भरा हुआ एक कंटेनर उसमें डाल दिया। आफ्टर द while the ball bearing will approach its maximum terminal speed, then the force of gravity and friction balance out each other. Mg is equal to kv, for which v final is equal to mg over k। ठीक है, आपने यहाँ से v निकाली है, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये mg, यहाँ पे हम फोर्स जो ग्रेविटी देंगे। द above was simple example of equilibrium under true forces. In general, by solving problems, you should draw a diagram. हमें एक डायग्राम बनाने की जरूरत होती है, हमें एक विजन सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी हैं, फिर एक्स वाई कंपोनेंट्स लेंगे, फिर उसके न्यूटन लॉस ऑफ एक्स अलग अलग लगाएंगे, फिर इसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हम फाइंड करते हैं। योर वे इन अ लिफ्ट। अब यहाँ पे एक लिफ्ट की एग्जांपल दे दी गई है कि हम जो है लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा वेट अब में डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आता है। सपोज यू आर इन ए लिफ्ट दैट इज एट रेस्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इन आइदर केस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इसमें क्या है, जीरो होता है, चाहे वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चाहे वो रुकी हुई। And the normal force N and the force due to gravity are exactly equal. N minus N is equal to 0 and is equal. But if the lift is accelerating downward, अब उसमें acceleration है और वो downward है, उस केस में वेट, क्योंकि वो नीचे को जा रहा है, वेट फोर्स ज्यादा है, नॉर्मल फोर्स कम है, mg minus n is equal to ma, or n is equal to m into g minus a. So now the normal force, that is the force with which the floor of the lift is pushing you, is decreased. Note if the lift is accelerating downward, acceleration a, which is a, which it will be the, if the cable breaks, then n is equal to 0, you will experience weightlessness.
वेटलेसनेस की सिचुएशन, यानी आप तकरीबन ऐसा लगेगा कि आपका कोई वेट नहीं है, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। फाइनली इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड देन ए इज नेगेटिव एंड यू विल फील हैवियर। यानी अ, अगर हम वेट करें चेक इस केस में, तो आपको लगेगा कि आपका वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा। डाउनवर्ड जा रही थी जब एक्सेलेरेशन, तो वेट कम आएगा। और पहले केस में, केस नंबर 1 में जब एक्सेलेरेशन 0 था, जो आपका वेट है वो उतना ही बना। नाउ इमेजिन दैट यू आर इन रेलवे वैगन में है एंड वांट टू नो हाउ मच यू आर एक्सेलरेटिंग, और जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। यू आर नॉट एबल टू लुक आउट ऑफ द विंडो, आप किसी बार नहीं देख सकते। अब मैस इज हंग फ्रॉम द रूफ, कोई चीज रूफ पे या छत पे बंधी हुई है। फाइंड द एक्सेलरेशन द कार फ्रॉम द एंगल मेड बाय द मैस। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम। यही इमेज है जो इसको उल्टा करके यहाँ दिखा दी गई है। वी फर्स्ट बैलेंस द फोर्सेस वर्टिकली, हम पहले फोर्सेस बैलेंस करेंगे। हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू जी, या आप यहाँ से cos ऑफ थीटा भी अगर निकालें तो वो mg/t आता है। इसी तरह वो फिर आपने mg यहाँ से निकाले, एंड हॉरिजॉन्टली t sin थीटा इज इक्वल टू m है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन फाइंड दैट tangent theta is equal to a over g. Note that the mass m does not matter, it cancel out each other। ये देखिए, आप देखिए इस दोनों केसेस में m से m कट गया है, तो mass डिपेंड नहीं करता। Friction is a funny kind of force. It does not make up its mind which may way to act until some other forces compels it to decide। यानी वो अपनी मर्जी से इसको पहले नहीं एक्ट करी वो देखता है। Imagine if a block lying on the floor, if you push it forward, friction will act backward, and if you push it left, friction will act to the right, क्योंकि वो उसके opposite act कर रही है। In other words, direction of friction force is always in the opposite direction to the applied force। Let us solve the following problem. A rope of total length L and the mass per unit length M is put on a table with a length L hanging from one edge. What should be L such that the rope just begins to slip? ये इसने कोई बना दिया है, इसकी लेंथ L है, ये इसकी कुछ और L है। हम क्या करें कि वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। To solve, look at the balance forces in the diagram below. In the vertical direction, the north force balance the weight of the part of the rope that lies on the table। यानी ये वाला N is equal to M L minus L G। In the horizontal direction, the rope exerts a force mlg to the right, which is contracted by the friction that acts to the left. Therefore, mu n is equal to mlg. Substituting n from the first equation, we can find that L is equal to mu L over mu plus 1. Note that if mu is very small, then even a small piece of string that hangs over the edge will cause the entire string to slip down। आगे एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दिस प्रॉब्लम वी वुड लाइक टू कैलकुलेट मिनिमम फोर्स एफ, यानी कम से कम फोर्स हमने निकालनी है, सच दैट द स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउनवर्ड, कि ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड स्लिप ना हो जाए। क्लियरली सिंस द टू बॉडीज मूव टुगेदर, ये छोटा मैस और ये बड़ा मैस, तो इनका एफ इजिकल टू एम में टोटल मैस जो होगा वो एम प्लस एम ए, जिस गिव A is equal to F over M plus M। We want the friction mu n to be at least as large as downward force mg। So we put n is equal to m, a is equal to m, F over m plus m, from which the minimum horizontal force needed is, यहाँ से ये देखें m दोनों से कट जाएगा ना, तो a is equal to ये F over m plus m आ जाएगा ना। तो हमने यहाँ से फोर्स निकाल देनी है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
तो यहाँ एम जी आ जाए, यहाँ जी आएगा तो एम प्लस एम जी ओवर म्यू। देयर इज एन एरर इन वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग। जो लेक्चर की वीडियो इसकी बनी हुई प्रोफेसर ने अपलोड की हुई है, उसमें थोड़ा वो कह रहे हैं सॉल्यूशन में एरर है, और यहाँ पे उन्होंने करेक्ट करके दिया हुआ है। अब ये एक पुली बनी हुई है और उसके ऊपर दो मैसेज को लटकाया गया है, ये छोटा मैस और ये बड़ा मैस। अब देखें जो मैस ज्यादा होता है उसकी तरफ फोर्स एक्ट करेंगे, ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। इसमें वेट फोर्स ज्यादा है और इसमें टेंशन फोर्स ज्यादा है। M2 क्या है, ग्रेटर देन M1। अब इन दोनों की हम फोर्सेस अगर निकालेंगे, जो फोर्स ज्यादा होती है उसमें से कम वाले को हम माइनस करते हैं। जैसे इस केस में वेट फोर्स ज्यादा है तो W माइनस टी हम करेंगे, और इसके केस में हम T माइनस W करेंगे, जैसे इन्होंने किया है T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। और यहाँ यहाँ mg जो है ये वेट फोर्स है W, और ये M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। हमने क्या करना है कि हम दोनों साइड से अगर A निकाल लें और उसको हम फिर कंपेयर करें तो वहां से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप ये करें कि इन दोनों में से 3 की वैल्यू निकाल दें, एक से निकाल के जिससे वो पुट कर दें, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें क्या किया है, दोनों से एक्सेलरेशन ए निकाला है, अब कंपेयर कर दिया है, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी M2T और माइनस M1 M2G, और जैसे M1 M2G माइनस M1, ये हो जाएगा। अब हमने जब टेंशन निकालनी है तो दोनों टेंशन वाली साइड क्वांटिटीज को एक तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ, जैसे M2T और यहाँ माइनस हो रहा है M1 और ये माइनस इधर हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2M1 M2G हो जाएगा। और ये टेंशन T कॉमन ले लेंगे तो इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टेंशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आई है, हम अगर इसको किसी एक में भी पुट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। या इसका एक और तरीका ये है कि हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि देखें इसमें टी पॉजिटिव है इसमें टी नेगेटिव है, वो टी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, M2G माइनस M1G M1 प्लस M2A। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है, यानी न्यूटन लॉस और उसकी जो एप्लीकेशन पे हमने 3 चैप्टर टोटल पढ़े हैं वो खत्म हो गए हैं। आपको इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।